जय हिंद। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। स्ट्रेंज केस क्यों, अनोखा क्यों, ये अनोखी बात क्यों है कि ब्रिटेन का केस स्ट्रेंज है? पहला सवाल। दूसरा, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा कि इटली को यूनिफाई करवा लिया, जर्मनी को यूनिफाई करवा लिया, जर्मनी किस तरह से नेशन स्टेट बन गया, इटली किस तरह से नेशन स्टेट बन गया, ये सारी चीजें हमने क्लियर कर लिया है। अब ब्रिटेन का केस पढ़ते हैं कि ब्रिटेन एक स्ट्रेंज केस क्यों है। तो पहले कुछ चीजें आप समझ लीजिएगा कि इसमें कई नाम आएंगे, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटिश आइल्स। इस नाम के कंफ्यूजन को सबसे पहले दूर कर लीजिए। देखिए, जो ग्रेट ब्रिटेन है उसे आप याद रखिएगा EWS से। इंग्लैंड जो वाला पार्ट है, इंग्लैंड खुद, वेल्स और तीसरा स्कॉटलैंड। ठीक है, EWS शॉर्ट में याद रखने के लिए EWS आप याद रखिएगा। इकोनॉमी वीकर सेक्शन एक होता है, सर्टिफिकेट भी बनता है, और जो भी 10% रिजर्वेशन दिया जाता है ना, तो EWS उस ट्रिक से याद रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का है स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड वाला पार्ट हो गया आपका, ये इंग्लैंड वाला पार्ट हो गया। ये है स्कॉटलैंड और ये इंग्लैंड हो गया। इधर साथ में वेल्स लगा हुआ है, और इसके नीचे जो है रीजन जो बचता है वो हो गया आपका आयरलैंड वाला। तो ये पूरा का पूरा रीजन, पूरा का मतलब कि स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और होल आयरलैंड, ये टोटल आपका ब्रिटिश आइल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रिटिश आइल्स। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड, पूरा आयरलैंड ब्रिटिश आइल्स कहलाएगा। इसे अगर हटा दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ नदर्न आयरलैंड को रखा जाए, क्योंकि जो नदर्न आयरलैंड है वही इनकॉर्पोरेटेड हुआ था ब्रिटेन के साथ, तो ये वाला जो हिस्सा है नदर्न आयरलैंड का, अगर सिर्फ हम उसको जोड़ें तो आपका बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं EWS, यानी कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड प्लस नदर्न आयरलैंड। तो ये आपका हो गया यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो आई होप आपको ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटिश आइल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर है तो दोबारा इसे सुनिए, दोबारा समझिए कि ग्रेट ब्रिटेन EWS, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन EWS प्लस नदर्न आयरलैंड, और ब्रिटिश आइल्स पूरा का पूरा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड पूरा का पूरा। तो इसे ब्रिटिश आइल्स कहेंगे। अब स्ट्रेंज केस पे आते हैं कि स्ट्रेंज केस है क्यों ये। ठीक है, तो देखिए, ब्रिटेन फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? देयर वाज नो रिवॉल्ट, नो रेवोल्यूशन, स्टिल ग्रेजुअली ब्रिटेन बिकम नेशन। पोयम है, याद कर लेना। क्या पोयम बताया मैंने? देयर वाज नो रिवॉल्ट, नो रेवोल्यूशन, स्टिल ग्रेजुअली ब्रिटेन बिकम नेशन। हाउ? हुआ क्या था एग्जैक्टली? देखिए, जब आज जो प्रेजेंट डे आप ब्रिटेन देख रहे हैं, उस समय पे ब्रिटेन नहीं हुआ करता था भैया। क्यों नहीं हुआ करता था? क्योंकि ये छोटे छोटे, जैसे इटली आपने देखा छोटे छोटे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन थे, जर्मनी आपने देखा बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, पैचवर्क में था। तो ऐसे ही ब्रिटेन का भी हालत यही था कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, पैचवर्क में बटा हुआ था, और यहाँ पे किसी तरह का रिवॉल्ट और रेवोल्यूशन भी नहीं हुआ, फिर भी ये नेशन बन गया। इसीलिए हम इस केस को पढ़ रहे हैं स्ट्रेंज। ये भैया अनोखी है, ठीक है, अनोखा है ये। क्या हुआ था? इट वॉज अ लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस। ठीक, ये बहुत लंबे समय तक प्रोसेस चलता रहा। क्या क्या प्रोसेस में हुआ? प्रोसेस में ये हुआ था, सबसे पहले समझिएगा कि वेल्स जो है आपका, वो अराउंड 15 to 16 सेंचुरी से इनकॉर्पोरेटेड था इंग्लैंड के साथ, यानी कि वेल्स और इंग्लैंड साथ साथ चल रहे थे। आता है कहां से? जब 1688 में, 1688 में पावर सीज किया जाता है, जो लिबरल मिडिल क्लास है उनके द्वारा पार्लियामेंट का पावर सीज कर लिया जाता है मोनार्क से, तब से कहानी स्टार्ट होती है। तो इट वॉज नॉट अ सडन अपहीवल, ये एक अचानक से अपहीवल नहीं हुआ, बट इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस रहा ये। ठीक है, बड़े लंबे समय से प्रयास चल रहा था। टिल 18th सेंचुरी देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन स्टेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटे छोटे पैचवर्क में बटा हुआ था, और यहाँ पे भी अभी कोई नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये नेशन स्टेट नहीं है, तो ब्रिटेन अभी नहीं बना हुआ है। अलग अलग एथनिक ग्रुप रहते थे यहाँ पे, अलग अलग डाइवर्सिटी था, अलग अलग एथनिक डाइवर्सिटी हुआ करता था। जैसे इंग्लैंड में इंग्लिश बोलने वाले लोग रह गए, स्कॉटलैंड में स्कॉटिश हो गए, आपके आयरलैंड में आयरिश हो गए, वेल्स में वेल्श हो गए। ये सारे लोग अलग अलग एथनिक ग्रुप रहा करते थे। इनमें कोई कॉमननेस नहीं है, ना लैंग्वेज के बेस पे, ना कल्चर के बेस पे, ना पॉलिटिकल इनका कोई बैकग्राउंड जो है कॉमन रहा है। तो कुछ भी इनके बीच में कॉमन नहीं रहा है। अब देखिए, देयर ऑन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन।
इंग्लिश का अपना कल्चर है, लैंग्वेज है, वेल्स का अपना, स्कॉटिश लोगों का अपना, आयरिश लोगों का अपना है। तो ओवरऑल देखेंगे तो समझ में ये आता है कि उस समय पे जब ब्रिटेन नहीं बना था तो एक छोटे छोटे अलग अलग पैचवर्क में था, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट एथनिसिटी रहा करती थी। इंग्लिश हो गए, वेल्स हो गए, स्कॉटिश हो गए और आयरिश हो गए। ये डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप है, ठीक है। अब इन डिफरेंट एथनिक ग्रुप में ऐसा क्या हुआ कि इनमें कॉमननेस डेवलप हो गया। तो देखो समझो, इंग्लिश नेशन ग्रू in wealth, importance and power, able to extend its influence over the other nation of island। ठीक है, ये छोटे छोटे आइलैंड ही तो है ना, आप चारों तरफ से जो पानी से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, द्वीप यानी कि आइलैंड, ठीक ना। तो ये आइलैंड ही है। अब हुआ क्या एग्जैक्टली, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में सबसे पहले आया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के कारण लोगों ने पैसा खूब छापा, खूब पैसा छापा। खूब पैसा आने के बाद पावर, मनी इज अ पावर, पावर आया। और पावर आया तो वो इन्फ्लुएंस कर पा रहे थे अदर नेशन को कि अपनी टेरिटरी एक्सटेंड कर सके, विस्तार कर सके। क्योंकि होता क्या है, जब आपके पास पावर आता है तो अपने आप का विस्तार करते हैं, ठीक है। आप फोर्सफुली भी कर सकते हैं और उसे राजी करके भी कर सकते हैं। तो यहां पे फोर्सफुल तरीका अपनाया गया। द इंग्लिश पार्लियामेंट इन 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट सीज कर लिया गया मोनार्क से, ठीक है। कैसे, क्योंकि जब इस पार्लियामेंट में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुआ था, जो कमर्शियल क्लास है, पैसा उसने कमाया और उसने कमाने के बाद क्या किया कि पार्लियामेंट में पूरी तरह से डोमिनेट करने लगे। तो इंग्लिश पार्लियामेंट का पावर पूरी तरह से किसके पास चला गया, ये वहां के लोगों के पास। और मोनार्क से पावर शिफ्ट हो गया, क्योंकि हर जगह मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही था, तो मोनार्क से पावर शिफ्ट हो गया। अब मोनार्क से पावर शिफ्ट होने के बाद एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया जाता है 1707। ईयर याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 साइन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, और उसका परिणाम क्या रहा, रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब चार हो गए ना, जैसे पहले क्या था, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक, पावर सीज किया गया तो ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ये बन गए। अब आयरलैंड का केस हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब जब स्कॉटलैंड एक्ट ऑफ यूनियन के तहत इंग्लैंड के साथ इनकॉर्पोरेटेड हो गया, मर्ज हो गया, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ा स्कॉटलैंड पे, इंपैक्ट ये पड़ा कि वहां की पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है इंग्लिश के द्वारा, इंग्लिश मेंबर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ डोमिनेट की जा रही थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन 1707। ठीक है, तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का इंपैक्ट ये रहा कि पार्लियामेंट जो है डोमिनेट किया जा रहा था सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मेंबर्स के द्वारा। इंग्लिश मेंबर जब डोमिनेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी आइडेंटिटी को ज्यादा पोर्ट्रे करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को मनवाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा भी होता रहा। ग्रोइंग ब्रिटिश आइडेंटिटी, स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। स्कॉटलैंड की जो अपनी एथनिसिटी थी, उनके अपनी जो भाषा थी, उनका जो अपना कल्चर था, उनका जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, उसको सिस्टमैटिकली सप्रेस कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब स्कॉटलैंड में कैथोलिक लोग रहा करते थे। कैथोलिक कौन होते हैं, जो क्रिश्चियनिटी के मैंने आपको बताया दो सेक्ट होते हैं, एक कैथोलिक और दूसरे प्रोटेस्टेंट। इनमें बेसिक सा डिफरेंस है। बेसिक सा डिफरेंस ये है कि जो कैथोलिक्स लोग हैं ना वो पॉप को भी मानते हैं, और जो प्रोटेस्टेंट है सिर्फ और सिर्फ बाइबल को मानते हैं। ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग्स में, मतलब लिविंग थिंग्स में बिलीव नहीं करते, वो जो बाइबल में लिखा हुआ है उस चीज को सिर्फ मानते हैं प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो है पॉप की अथॉरिटी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, पॉप को मानते हैं। तो ये कैथोलिक क्लास स्कॉटलैंड में जो रहा करती थी, वहां पे सफर किया उन्होंने टेरिबल रिप्रेशन, बहुत ज्यादा उनके साथ रिप्रेशन हुआ। अब इसके कारण क्या हुआ, जो स्कॉटिश लोग थे जो स्कॉटलैंड में रहते थे, वर फॉरबिडन टू स्पीक गैलिक लैंग्वेज, उनकी जो अपनी भाषा थी उसे भी बोलने से यहां पे रोका गया। और वर वियर देयर नेशनल ड्रेस, वो अपना नेशनल ड्रेस नहीं पहन सकते थे। ठीक है, यानी भाषा अपनी बोलिएगा और क्या पहनिएगा ये भी हम तय करेंगे। इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ फोर्सिबली ड्रिवन आउट फ्रॉम द होमलैंड, जो वहां के पर्टिकुलर इनहेबिटेंट थे उन्हें भी वहां से बाहर भगा दिया गया। अब केस ऑफ आयरलैंड समझते क्या हुआ, केस ऑफ आयरलैंड। ये सारी चीजें क्या रही थी, एक्ट ऑफ यूनियन का इंपैक्ट क्या रहा था स्कॉटलैंड के ऊपर। ठीक है, तो पार्लियामेंट डोमिनेट किया जा रहा था किसके द्वारा, इंग्लिश मेंबर के द्वारा। ठीक है, जो उनका कल्चरल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था उसे सिस्टमैटिकली सप्रेस कर दिया गया। टेरिबल सप्रेशन उन्होंने सफर किया। और इसके बाद लार्ज नंबर वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट फ्रॉम देयर होमलैंड, जो लैंग्वेज बोलते थे गैलिक लैंग्वेज उसे फॉरबिडन कर दिया गया, नहीं बोल सकते हैं, और नेशनल ड्रेस आप नहीं पहन सकते हैं। These were the impact of Act of Union 1707 on Scotland। ठीक है, और
एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि 1707 में किनके किनके साथ हुआ था, यानी कौन से दो कंट्री के बीच में हुआ था, तो आप लिखेंगे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। ठीक है, वो याद करते रहिएगा। देखिए एसएसटी जो है ना, सोशल साइंस, थोड़ा सा समय लगता है। आप चीजों को जब पढ़ते हैं तो कंटिन्यूअसली पढ़ते मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ आप उसे उसी समय पे कोशिश कीजिए कि कुछ याद किया जाए, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे ना तो होगा क्या कि पिछला जो भी आपने पढ़ा है, जो आपको याद रहेगा, उससे आप उसे कनेक्ट कर पाइएगा। ठीक है, आपकी बुक में लाइन सीधी लिखी होती है। ठीक है, आपने कभी गौर किया हो तो देखना कि बुक में लाइन सीधी लिखी होती है। पहली लाइन सीधी है, दूसरी लाइन फिर उसके नीचे होता है, तो उस लाइन को पढ़ने के बाद आप पिछली लाइन से कैसे उससे कनेक्ट करते हैं, यही चीज आपको उस प्रोसेस में बढ़िया बनाता है। तो आप जब भी पढ़ें तो कोशिश कीजिए कि पिछला जो मैंने आपको बताया या समझाया उसे याद करते चले, मेमोराइज करते चले, ताकि आप आगे जब पढ़ेंगे तो वो जो याद है आपको, उससे आप कनेक्ट इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब ये तो सीखने वाली पढ़ने वाली बात हो गई। वापस आते हैं आयरलैंड के केस पे। आयरलैंड के केस में क्या है, देखिए अभी मैंने बताया क्रिश्चियनिटी में दो सेक्ट होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, आयरलैंड जो डिवाइडेड है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में, ये आयरलैंड वाला हिस्सा है नीचे, इसे थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए, ये आयरलैंड है पूरा का पूरा। आयरलैंड देखेंगे तो नॉर्थ आयरलैंड जो है ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा साउथ आयरलैंड है। ठीक है, और किसमें डिवाइडेड है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। सिमिलर यहां पे भी वही चीजें हुई जो स्कॉटलैंड के साथ हुआ। क्या क्या हुआ, इंग्लैंड हेल्प प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू स्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। ठीक है, होता क्या था एक्चुअल में, क्या हुआ देखिए, इंग्लैंड वाला जो पार्ट है उसमें लोग प्रोटेस्टेंट हैं। ठीक है, ऊपर स्कॉटलैंड है आपका, उसमें लोग कैथोलिक हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। नीचे जो आयरलैंड है उसमें लोग कैथोलिक हैं, मेजॉरिटी में कैथोलिक हैं, माइनॉरिटी में प्रोटेस्टेंट हैं। ठीक, तो यहां पे जो इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट है, धर्म को सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है। आपने देखा होगा रिलीजियस फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक समय पे। तो प्रोटेस्टेंट लोग यहाँ के प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते हैं कि लार्जली कैथोलिक यानी मेजॉरिटी में जो कैथोलिक है उनके ऊपर अपना डोमिनेंस वो बना सके, अपने आप को डोमिनेट कर सके। ठीक है, तो इंग्लैंड हेल्प प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर द लार्जली कैथोलिक कंट्री आफ्टर। अब देखिए जब ये होगा कि लार्ज कैथोलिक नंबर्स जो है मेजॉरिटी में कैथोलिक हैं और प्रोटेस्टेंट जो नंबर में कम है, विद द सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड ये प्रोटेस्टेंट क्या कर रहे हैं, कैथोलिक के ऊपर डोमिनेट करना चाह रहे हैं और आयरलैंड को मर्ज करवाना चाह रहे हैं इंग्लैंड के साथ। तो कहीं ना कहीं रिवोल्ट होगा, जो लोग नहीं चाहेंगे। तो उनमें से एक नाम याद रखिएगा, वुल्फ टोन। ठीक है, वुल्फ टोन एक रेवोल्यूशनरी है जो कि ये आयरलैंड को नहीं शामिल होने देना चाहते हैं इंग्लैंड में। तो इन्होंने 1798 में, कब 1798 में रेवोल्यूशन रिवोल्ट किया और वो रिवोल्ट रहा फेल। इसके कारण फेल होने के बाद आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। 1801 में आयरलैंड को भी इंग्लैंड के साथ मिला लिया गया। रेवोल्यूशन फेल हो गया वुल्फ के द्वारा, जो भी 1798 में लिया गया था। इसके कारण बाद में खत्म हुआ कहानी और आयरलैंड वापस से मिल गया। न्यू ब्रिटिश नेशन फोर्ड डोमिनेटेड बाय इंग्लिश कल्चर। अब जो नया बना है ब्रिटिश नेशन, कौन कौन से मिलके, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड, नदर्न आयरलैंड, इन सब पूरा आयरलैंड हालांकि उस समय मर्ज किया गया था, बाद में फिर से वहां पे रेवोल्यूशन वगैरह हुआ तो नॉर्थ आयरलैंड को सिर्फ अपने साथ रखा गया, बाकी जो सदर्न आयरलैंड वाला पार्ट है उसे छोड़ दिया गया। तो नॉर्थ आयरलैंड वाला पार्ट आप कहेंगे। तो न्यू ब्रिटिश नेशन जो है बन चुका है। डोमिनेट किसके द्वारा किया जा रहा है, इंग्लिश कल्चर के द्वारा, क्योंकि इंग्लैंड जो है वहां पे पूरी तरह से डोमिनेट कर रही थी, इंग्लिश पार्लियामेंट डोमिनेट कर रही थी। ठीक है, अब बधाई हो, नेशन वापस से बन गया ब्रिटेन। देखा आपने क्यों यूनिक था, कोई रेवोल्यूशन नहीं, कोई रिवोल्ट नहीं, और आसानी से ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू स्लोली गाना सुना, धीमे धीमे वैसे ही बन गया ये। अब इसके बाद क्या होता है, अब हर केस में आपने क्या पढ़ा था, इटली का यूनिफिकेशन, फिर मेकिंग ऑफ इटली, जर्मनी का यूनिफिकेशन, फिर मेकिंग ऑफ जर्मनी। वैसे ब्रिटेन का यूनिफिकेशन होने के बाद भी तो ब्रिटेन का भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो मेकिंग ऑफ ब्रिटेन कैसे बनेगा। ठीक है, लोगों के बीच में सेंस ऑफ जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है, कॉमननेस है, वो कैसे डेवलप होगा। तो नए सिंबल्स के थ्रू। कौन से सिंबल, तो सबसे पहला ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक ऐसा होता है, देखा होगा आपने, इस तरह से कुछ फ्लैग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, इस तरह का फ्लैग होता है, इस तरह का कुछ यूनियन जैक होता है। यहां पे देखो ये मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब आगे समझो। नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, इन्होंने अपना नेशनल एंथम बना लिया। और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया सबके लिए, इंग्लिश लैंग्वेज ही सबको ही बोलेगा, इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं चलेगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज से डोमिनेट कर लिया गया पार्लियामेंट को। अब ओवरऑल
इसके थ्रू सेंस ऑफ कॉमननेस कह लो या सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने की कोशिश की गई। दैट्स हाउ ब्रिटेन आल्सो यूनिफाइड एंड बिकम नेशन स्टेट। अब इसमें दो तीन चीजें आप याद रखिएगा स्पेसिफिक में, एक टाइमलाइन याद रखिएगा। टाइमलाइन में आप देखिए 1688 में सबसे पहले पावर सीज किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ। 1798 में वुल्फ टोन के द्वारा रेवोल्यूशन किया गया, आयरलैंड को रोका गया इंग्लैंड में मर्ज होने से, और 1801 में आयरलैंड फाइनली मर्ज हो जाता है और ब्रिटेन भी पूरी तरह से नेशन स्टेट बन जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है और ब्रिटिश आइल्स क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर है कंफ्यूजन तो दोबारा वीडियो रिपीट करके देखो और समझो आसान भाषा में क्या क्या चीजें रही हैं। इसके साथ ये टॉपिक आपका खत्म होता है। अब कुछ टॉपिक बचे हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।